एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो कि मोशन हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसे हम लोग गति भी कहते हैं। तो उसी में आज का हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। इसके पहले हमने जितने भी टॉपिक कवर किए वो सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, तो आप लोग जाके उनको पहले देख लीजिएगा। इस लेसन का लास्ट वीडियो होने वाला है आपके थ्योरी पोर्शन का, ठीक है। इसके बाद हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को कुछ बचे हुए होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति के बारे में, क्योंकि यही हमारा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, तो इसको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति में सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्तीय गति की, यानी सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो डेफिनेशन में है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर घूमती है तो इसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो उसकी जो गति होगी उसे हम वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। आप लोगों ने देखा है कि सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, तो जो सारे ग्रह जो चक्कर लगाते हैं उनकी जो गति होती है उसे ही हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें एक समान वृत्तीय गति के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। लिखा है कि जब एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमती है तथा समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तब इसकी गति एक समान वृत्तीय गति कही जाती है। यदि कहने का मतलब यही है कि अगर वो वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो अगर वो समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है वृत्ताकार पथ पर, तो उसकी जो गति होगी वो एक समान वृत्तीय गति होगी, ठीक है। इसके अलावा एक डेफिनेशन और आप लोगों के लिए है यहाँ पे, ये है कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्त की परिधि के साथ चलती है, जब वृत्ताकार गति करेगी तो जहाँ पर वो गति करती है वो हमारी परिधि होती है। क्या होती है, परिधि होती है। तो यही कहने मतलब यही कि वृत्त की परिधि के साथ चलती है तब इसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। तो ये भी आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि वृत्ताकार अगर पथ पर वो एक समान समय में और समान दूरी तय करती है या परिधि पर समान दूरी तय करती है तो कहा जाएगा कि वो एक समान वृत्तीय गति है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी वृत्तीय गति और एक समान वृत्तीय गति हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम त्वरित गति की बात कर लेते हैं कि त्वरित गति हम कब कहते हैं, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, ये कैसे हो, ठीक है। तो एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति होती है, आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं, आप लोगों के सामने एक फिगर बना हुआ है। इस पर मान लेते हैं ये इसका केंद्र, इसके चारों ओर कोई कण मान लेते हैं v वेग से गति कर रहा है। कितने वेग से, v वेग से। जब यह v वेग से गति करेगा तो मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर है। जब वो v वेग से गति करेगा और इस जगह पर होगा तो जो इसकी दिशा होगी वो इस प्रकार से कुछ होगी, ठीक है। और यही कण जो होगा जब आगे बढ़ेगा यहाँ पर पहुँचेगा तो इस पॉइंट पर इसकी गति की दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। फिर यही कण जब आगे वृत्तीय गति करते हुए आगे पहुँचेगा तो इसकी गति जो होगी इस तरफ को होगी। इसी प्रकार से ये यहाँ पर पहुँचेगा तब इसकी जो दिशा होगी गति करने की वो इस प्रकार से होगी। तो आप लोग देख रहे हैं जब वृत्तीय गति कोई कण करता है तो उसकी जो दिशा है लगातार परिवर्तित होती रहती है। कैसे होती रहती है, लगातार परिवर्तित होती रहती है दिशा, ठीक है। जब भी कोई कण क्या करता है, वृत्तीय गति करेगा तो उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। अब आप लोग बता दें जब किसी कण की दिशा निरंतर बदलती रहती है तो उसका वेग भी बदलता रहेगा। क्या बदलता रहेगा, वेग बदलता रहेगा। और अगर वेग बदलता रहेगा तो समझ लीजिए कि वेग परिवर्तन होगा। अगर वेग परिवर्तन होगा, कुछ समय के अंदर वेग परिवर्तन होगा तो हम कह सकते हैं कि वह कण त्वरण की अवस्था में, त्वरण की अवस्था का मतलब है कि वह क्या है, त्वरित है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि जब एक समान वृत्तीय गति होती है तो एक त्वरित गति होती है, यानी उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्यों त्वरण उत्पन्न हुआ, हमने आपको समझाया भी कि जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसकी लगातार दिशा बदलती रहती है। दिशा बदलने से उसका वेग भी परिवर्तित होगा, वेग परिवर्तित होगा तो उसके अंदर त्वरण जरूर आएगा। इसका कहने का मतलब यही है कि एक समान वृत्तीय गति में त्वरित गति होती है, ठीक है। यही कहने का मतलब। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कुछ, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की चाल स्थिर रहती है, वस्तु की चाल स्थिर रहती है परंतु इसकी दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। इसलिए वस्तु का वेग वृत्तीय गति के दौरान चर होता है। चर का मतलब होता है कि जिसे हम बदल सकते हैं, ठीक है। अचर का मतलब नहीं बदलेंगे, चर का मतलब बदल सकते हैं। और हम जानते हैं कि समय के साथ वेग में परिवर्तन, अगर आप वेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन तो होगा क्योंकि दिशा बदल रही है, वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। इसलिए एक समान वृत्तीय गति करने वाली वस्तु की गति त्वरित गति होती है। यहाँ पे वर्ड यूज किया है वेग परिवर्तन, मतलब है कि जब दिशा बदलेगी तो उसका वेग भी बदलेगा और वेग परिवर्तन होगा तो त्वरण तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि आपसे पूछा जाए कि एक समान वृत्तीय गति किस प्रकार की गति होती है तो वो होगी त्वरित गति होती है, ठीक है।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण कौन कौन से हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, एक समान वृत्तीय गति का यहाँ पे दिया हुआ है किसी दीवार की घड़ी के सेकंड, यानी जो दीवार घड़ी होती है उसमें जो सेकंड होता है वो जो है एक प्रकार से वृत्तीय गति करता है। यहाँ पे लिखा है कि सुई की गति एक समान वृत्तीय गति है, क्योंकि सेकंड की सुई एक चक्कर 60 सेकंड में पूरा करते हैं। इसका तात्पर्य है कि सेकंड की सुई समान समयांतराल में समान दूरी का गति है। यहाँ पे फिक्स है कि 60 सेकंड में वो पूरा चक्कर लगाएगी, फिर अगले 60 सेकंड में पूरा चक्कर लगाएगी। इसका मतलब यही है कि समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, परंतु इसकी दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी दिशा भी क्या है, प्रत्येक क्षण इसकी दिशा क्या है, बदलती रहती है। यही कारण है कि इसकी गति एक समान गति वृत्तीय गति का उदाहरण है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे डिस्कस। फिर यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो पृथ्वी के चारों ओर गति जो चंद्रमा की होती है वो भी एक समान वृत्तीय गति ही है। यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि चंद्रमा एक समान चाल से समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है, परंतु दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर बना हुआ, ये सूर्य है और ये पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पे देख सकते हैं इस कक्षा में चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है। तो कह सकते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है वो वृत्तीय गति में लगाता है, यानी एक समान वृत्तीय गति में चक्कर लगाता है। ठीक है, आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों की गति, ये भी हमारा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह एक समान चाल से समान समयांतराल में समान दूरी तय करते हैं, परंतु इसकी दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ पे ये मान लीजिए आपका क्या है, उपग्रह है, तो ये भी समान समयांतरालों में समान दूरी तय करता है। ठीक है, तो ये जो तीनों एग्जाम्पल आप लोगों के हैं एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु की चाल का हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, कि यानी एक समान वृत्तीय गति के लिए किसी चाल का फॉर्मूला क्या होगा, चाल यानी वेग का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको बता दें कि जो चाल का फॉर्मूला निकाला जाएगा वो जितना भी एक चक्कर में जितनी भी दूरी कवर करेगा वो हम दूरी लिख लेंगे, और बटे जितना भी एक चक्कर लगाने में जितना भी समय लगेगा उसको हम कहाँ पे लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारी चाल आ जाएगी। तो ठीक है, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो आप लोगों को बता दें कि किसी भी चीज़ की चाल निकालना है, यानी किसी भी वस्तु की चाल निकालना है, तो आप लोगों को पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो आपको दूरी पता होनी चाहिए और समय पता होगा तो आप चाल आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वृत्तीय गति की चाल की, तो वृत्तीय गति की चाल निकालने के लिए आपको सबसे पहले दूरी निकालना होगा। तो आपको बता दें जो वृत्तीय गति की जो दूरी होती है वो परिधि होती है, यानी हम अगर परिधि को निकाल लेंगे तो वही वृत्तीय गति की एक चक्कर की क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो परिधि का फॉर्मूला आप सबको पता होगा कि 2πr होता है। ठीक है, तो दूरी हमारा किसका काम करेगी, परिधि का काम करेगी। तो हम परिधि को ही क्या लिखेंगे, दूरी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए r त्रिज्या वाले किसी वृत्तीय पथ में वस्तु t समय में एक चक्कर लगाती है। कितने समय में, t समय में एक चक्कर लगाती है, और एक चक्कर की जो दूरी होगी वो परिधि होगी। यहाँ पे देखिए लिखा है चाल बराबर दूरी की जगह हम क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि लिखेंगे, और समय की जगह पे समय रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चाल को हम v से लिखते हैं। वृत्त की परिधि को हम बताते हैं आप लोगों को 2πr कहते हैं। ठीक है, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr। यहाँ पर 2 आपका अचर हो जाएगा, पाई आपका नियतांक है जिसका मान 22/7 होता है, और आपकी ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या r हो जाएगी। ठीक है, समय का हम क्या लिख लेंगे, t लिख लेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा फॉर्मूला होगा v बराबर 2πr/t हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों के वृत्तीय गति की किसी भी वेग या चाल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी v वस्तु की चाल है, r वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, t एक चक्कर पूरा करने में लगा समय है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे अभी इसके बाद। ठीक है, तो तब तक आइए इसके बाद देखते हैं रेखीय गति और वृत्तीय गति के कुछ अंतर देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे रेखीय गति और वृत्तीय गति के अंतर की बात कर ले तो रेखीय गति में हमने आपको बताया था कि जो रेखीय गति होती है वो सीधी रेखा में होती है। कैसे होती है, सीधा रेखा में, इसमें जो वस्तु होगी वो सीधी रेखा में चलती है। जबकि वृत्तीय गति में क्या होता है, वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है। इसमें क्या होता है, जब सीधी रेखा में चलेगी तो इसमें दिशा में बदलाव नहीं होगा, जबकि वृत्तीय गति में क्या होता है, लगातार दिशा बदलती रहती है। ठीक है, फिर रेखीय गति में तीसरा देख लेते हैं, यदि वस्तु एक समान चाल से चलती है तब वस्तु में कोई त्वरण नहीं होता। इसमें एक समान चाल से चलेगा तो कोई त्वरण नहीं होगा, परंतु यहाँ पर अगर स्थिर चाल से चल रही है क्योंकि दिशा बदल रही है तो यहाँ पर त्वरण होगा। ठीक है, वो गति कौन सी कहलाती है, त्वरित गति कहलाती है, जिसको हमने अभी डिस्कस भी अच्छे से किया था, क्योंकि गति की दिशा में परिवर्तन होता है इसलिए उसमें त्वरण आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रेखीय गति और वृत्तीय गति में डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया इसके दो न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम लोगों को ये लेक्चर और अच्छे से कंप्लीट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, उदाहरण जो कि इसी से रिलेटेड होगा। यहाँ पे लिखा है एक साइकिल चालक प्रत्येक 2 मिनट में, यहाँ पे समय दिया
दिया हुआ है 2 मिनट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टी बराबर जो हमारा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2 मिनट दिया हुआ है। समय को हम यहाँ पे सेकंड में बदलेंगे तो टी जो हमारा आ जाएगा 2 को 60 से गुणा करा देंगे तो हमारा जो समय हो जाएगा वो सेकंड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सेकंड में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो 60 दूना 120 हमारे क्या आ जाएंगे? सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कर लेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है प्रत्येक 2 मिनट में एक बार में एक वृत्तीय पथ का चक्कर लगाते हैं, यानी 2 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे बोला गया यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी हो 60, तो त्रिज्या का मतलब यहाँ पे दिया गया है r बराबर दिया गया है 60 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? चाल ज्ञात करना है। उसने एक चक्कर लगाया है तो हम एक चक्कर की क्या करेंगे? चाल निकालेंगे। अगर यहाँ पे 2 चक्कर लगाता तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, बस इस फॉर्मूले में 2 से गुणा करा देते हैं क्योंकि ये 2 चक्कर के लिए चाल होती है। ठीक है, जितने चक्कर कहे जाए आपको उससे मल्टीप्लाई कराना होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक वृत्तीय पथ के चक्कर की बात हुई तो यहाँ पर हम कोई मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। ठीक है, तो हमें चाल निकालना है। तो चाल के लिए आपको क्या करना होगा? 2 लिख लीजिए। पाई की वैल्यू आप लोग 3.14 भी रख सकते हैं। आर आपकी त्रिज्या हो जाएगी 60 मीटर हो जाएगी और समय आपका दिया हुआ है टी बराबर 120 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 60 कम 60 कर सकते हैं, 60 दूनी ये 20 आ जाएगा। 2 को 2 से काट देंगे तो v बराबर जो हमारा आ जाएगा वो 3.14 मीटर प्रति सेकंड हमारी ये चाल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एक कण एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 मीटर है। एक कण है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 21 मीटर। तो यहाँ पर हम r बराबर नोट कर लेंगे। कितना हो दिया हुआ है हमारा? r बराबर दिया हुआ है 21 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, के चक्कर 3 चक्कर प्रति सेकंड की दर से लगाते हैं। यहाँ पे सेकंड का मतलब प्रति सेकंड, यानी हर एक सेकंड। प्रति सेकंड कहीं पर लिखा हो तो समझ जाइए उसका मतलब t बराबर आपका दिया हुआ है 1 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। ठीक है, अब बोला गया कि यहाँ पे कितने चक्कर लगाता है? 3 चक्कर। हमने आपको पहले ही समझाया था कि जितने चक्कर लगाएगा आपको चाल निकालने के लिए उतने से आपको 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मान लीजिए चक्करों की संख्या यहाँ पे n बराबर दिया गया है 3 चक्कर। ठीक है, कितने दिए गए हैं? 3 चक्कर प्रति सेकंड दिया हुआ, ये n मान लीजिए। ठीक है, फॉर्मूले में आप लोगों को 2πr के साथ यहाँ पे n भी लिख सकते हैं। फिर पूछा गया इसकी रेखीय चाल की गणना कीजिए। क्या निकालना है हमें? इसकी रेखीय चाल। तो चाल बराबर हमने आपको बता रखा है क्या होता है? v बराबर 2πr बटे क्या होता है? t होता है। यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम n लगा लेंगे। अगर आपको चक्करों की संख्या दी है तो वहाँ पे चक्करों की संख्या लिख लेंगे, यानी n लिख लेंगे। कितने चक्कर लगाता है? 3। तो यहाँ पे हम n लगा लेंगे। n इसीलिए लगाया क्योंकि चक्कर 3 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रख लें? 3 रख लेंगे। 2 रख लेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम इस प्रकार से ना करके पाई की वैल्यू हम क्या करते हैं? 22/7 रख लेते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे बात करें तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे की बात करें, टी की बात करें तो टी का कितना मान दिया है? 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचा कितना? 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 का 3 से गुणा करा देंगे तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में कितना बचा है? 22। नीचे हमारा कितना है? 1 है। अब क्या करेंगे? 22 और 18 का गुणा करा लेंगे तो 18 दूना 36 आ जाएगा और हासिल 3। 18 दूना 36, 36 3 39। तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, चाल आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से हमने सॉल्व किया है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छे से थ्योरी पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पोर्शन थे ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ ये चैप्टर आप लोगों का थ्योरी पोर्शन पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? इसकी नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे जो कि NCERT बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।